इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2013 में आया हुआ है। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। देखो ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनको रीड करने से पहले मैं बता दूँ, देखो मैं आपको इन सारी टर्म्स के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूंगा। अगर इन टर्म्स में से किसी को कुछ भी ना पता हो ना, तो भी उसको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखो लो फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस होता है जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है। ये बोल रहा है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बाईपास कैपेसिटर या कपलिंग कैपेसिटर, या फिर ये दो ऑप्शन और दे रखे हैं कि इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बाईपास कैपेसिटर ओनली या डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर। तो इनमें से अपन को एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है। देखो इस सर्किट को देख के आप बिल्कुल भी मत डरना, मैं आपको इसको बिल्कुल आराम से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो इसमें दो ट्रांजिस्टर लग रखे हैं, पहला ट्रांजिस्टर और ये दो ट्रांजिस्टर दूसरा ट्रांजिस्टर। देखो ये दोनों ट्रांजिस्टर है ना, ये एक्ट कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि अपन को पता है जो ट्रांजिस्टर होता है ना वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर, इसलिए इसका नाम पड़ा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। देखो अभी आरसी कपल्ड का मतलब नहीं बताया, अभी सिर्फ बताया कि ये ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एक्ट कर रहा है क्योंकि ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है। अब किसी को कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता हो तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बेस है कलेक्टर और ये इमीटर है। तो इनपुट जो है ना वो बेस और इमीटर के बीच में लिया जा रहा है, और जो आउटपुट है ना वो कलेक्टर और इमीटर के बीच में लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो इमीटर इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर बोला गया। ठीक है ना, तो जो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है वो एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर, बिल्कुल वैसा का वैसा। यहाँ पे देखो ये पहली स्टेज है और बिल्कुल सिमिलर इसकी ये सेकंड स्टेज है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो बिल्कुल यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो अब आप समझ गए होंगे कि दो एम्पलीफायर कनेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्ट कर रहा है इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर। तो मैं बोल सकता हूँ एक एम्पलीफायर और दो एम्पलीफायर कनेक्ट है। और कैसे कनेक्ट है, रजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू। देखो इसलिए इसको बोला आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पे क्या है कि जो इस स्टेज का जो आउटपुट है, ठीक है ना, उसको एक्ट कर रहा है एज ए इनपुट फॉर नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेज भी इस इनपुट को एम्पलीफाई करेगी और अपन को आउटपुट देगी, इसलिए इसको बोला आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। देखो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जो है वो सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट है। तो जो कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो ये जो कैपेसिटेंस है इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटेंस, जो पहली स्टेज के आउटपुट को दूसरी स्टेज के इनपुट से कपल कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन कपलिंग कैपेसिटर। देखो एम्पलीफायर का काम होता है कि इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, इस एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई किया। अब इस एम्पलीफायर ने पहली स्टेज में उसको एम्पलीफाई किया। अब इसका जो आउटपुट है वो फर्दर इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू इसमें जाएगा। अब ये एम्पलीफायर उसको फिर से एम्पलीफाई करेगा और उस एम्पलीफाइड सिग्नल का अपन को यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ सिग्नल, यहाँ का आउटपुट यहाँ पे इनपुट गया। अब इस सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई किया और फिर अपन को यहाँ पे आउटपुट मिल गया। और ये जो कपलिंग हुई इन दोनों को जो कनेक्ट किया, इसके आउटपुट को इसके इनपुट पर कनेक्ट किया, उसको बोलते हैं अपन किससे कनेक्ट किया, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, कपलिंग कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, ये बाईपास कैपेसिटर। ये भी देखो यहाँ पे भी बाईपास कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या है, जो इमीटर का रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, उसके पैरेलल में क्यों लगा हुआ है, देखो जैसे कि नाम बोल रहा है बाईपास कैपेसिटर, ये चाहता है कि जो सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल जो सिग्नल है वो इसके थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास ना होके किसके पास करे, इस कैपेसिटर के थ्रू पास करे, जिसको अपन ने बोला बाईपास कैपेसिटर। और देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुनो, अपन ये क्यों चाहते हैं कि सिग्नल इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास ना होके इस बाईपास कैपेसिटर के थ्रू पास करे, क्यों, क्योंकि अगर सिग्नल इसके थ्रू पास हुआ, ठीक है, इस सिग्नल इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास हुआ तो वोल्टेज में ड्रॉप आएगी। ठीक है, या फिर वोल्टेज में ड्रॉप आएगी और सिग्नल अपना कम हो जाएगा, और वही कम सिग्नल अपने सेकेंड स्टेज में जाएगा, तो ओवरऑल जो आउटपुट है वो भी अपन को कम मिलेगा। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे है, वापस से बोल देता हूँ। देखो इसको बाईपास कैपेसिटर क्यों कहा गया, क्योंकि अपन चाहते हैं सिग्नल इसके थ्रू जाए। ठीक है, अब देखो इसके थ्रू क्यों जाए, क्योंकि अगर इसके थ्रू जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो जो आउटपुट सिग्नल है वो अपना
कम हो जाएगा, और वही आउटपुट सिग्नल अगर कम है तो वापस यहाँ पे भी आउटपुट सिग्नल कम होगा और अपन को जो आउटपुट है एम्पलीफाइड आउटपुट वो कम मिलेगा। तो अपन चाहते हैं कि जो सिग्नल है वो अपना कैपेसिटेंस के थ्रू जाए ताकि सिग्नल में ड्रॉप ना हो और पूरा का पूरा सिग्नल अपन को आउटपुट में मिले, इसलिए इसको बोला बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो जैसे कि अपन को क्वेश्चन बोल रहा था लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो देखो दो चीज़ें आ रही है, एक तो कपलिंग कैपेसिटर की बात हो रही है और अपने बाईपास कैपेसिटर की बात हो रही है कि भाई इनको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है। देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये ग्राफ है, ठीक है, किसके बीच में, वोल्टेज गेन के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ये सिंपली एक ग्राफ है किसके बीच में, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व इज ए ग्राफ दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज गेन एंड फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ है जो एक रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, वोल्टेज गेन एंड फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, गेन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मिडिल फ्रीक्वेंसी पे गेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और फिर लो फ्रीक्वेंसी पे गेन वापस से रिड्यूस हो जाता है। तो अपन से क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वाई गेन फॉल, जो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, भाई ये देखना भी जरूरी है कि कारण क्या है यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी पे गेन के फॉल होने का कारण है क्या। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं चलो आप एक बार आपको सर्किट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इनपुट दिया, एम्पलीफाइड हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट है वो कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू कहाँ जाएगा, दूसरे के इनपुट में जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर इस कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू, सॉरी मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले भाई जो लो फ्रीक्वेंसी है उस पर गेन फॉल ही क्यों करा, वो कारण पता पड़ेगा तभी तो अपन उसके लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ठीक करेंगे। तो भाई ये जो लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपना गेन फॉल करता क्यों है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैपेसिटर की एक रिएक्टेंस होती है, ठीक है, जो ओपोज करती है सिग्नल को फ्लो करने में। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। यहाँ से देख सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो क्या होगा एट लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, अपनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। फिर से देख लो, लो फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जो अपनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। तो देखो यहाँ पे यही लिख रखा है रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज सो हाई दैट ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ सिग्नल विल पास फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी के कम होने पे, लो फ्रीक्वेंसी पे होने पे जो कपलिंग कैपेसिटर है उसकी रिएक्टेंस क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। तो इससे क्या होगा, जो सिग्नल है वो एक स्टेज से, तो जो सिग्नल है उसका स्मॉल पार्ट ही एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पास हो पाएगा। अब देखो मैं इसी चीज़ को आपको डायग्राम में बताता हूँ तो आपको समझ में आए। देखो यहाँ का जो आउटपुट है, ठीक है, वो सेकंड स्टेज के इनपुट में जाना है। मान लो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आउटपुट बना, मतलब ज़्यादा आउटपुट बना, लेकिन हुआ क्या, इस कपलिंग कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो थी, ठीक है, वो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या थी, बहुत ही ज़्यादा हाई थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टेंस हाई थी, तो यहाँ का जो सिग्नल है उसको ये रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, रेजिस्टेंस देगा मतलब यहाँ पे जो सिग्नल है वो पूरा का पूरा इसके इनपुट में नहीं जा पाएगा। यहाँ का जो आउटपुट सिग्नल है वो बहुत ही कम इनपुट में जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इनपुट में सिग्नल कम जाएगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी अपन को कम मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये कारण है कि भाई ये कपलिंग कैपेसिटर पे क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो आउटपुट है वो बहुत ही कम जा पाता है नेक्स्ट स्टेज में। इसका मतलब जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो देखो एक तो ये कारण है कि लो फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन कम क्यों होता है, और दूसरा कारण देखो, पहला तो ये कारण है भाई लो फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन कम क्यों होता है, क्योंकि जो कपलिंग कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा
हाई हो जाती है, इसलिए स्मॉल पार्ट ऑफ सिग्नल इज पास फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। दूसरा देखो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही, रिएक्टेंस ऑफ इमीटर बाईपास कैपेसिटर सीई इज आल्सो वेरी हाई। इमीटर बाईपास कैपेसिटर जो सीई था, जो मैंने आपको बताया था, वो मैं फिर से बता दूंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। क्यों हाई होगी? बिल्कुल इसी रिलेशन से, ठीक है। दिस हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट शंट द इमीटर रेजिस्टेंस आर ई इफेक्टिवली कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई देयर बाय ड्रॉपिंग द आउटपुट वोल्टेज। इस वाली बात को मैं आपको समझा दूंगा अभी डायग्राम में, इसको हिंदी में बता देता हूँ। इस हाई रेजिस्टेंस के वजह से क्या होगा, जो इमीटर जो बाईपास कैपेसिटर है वो अपने इमीटर रेजिस्टेंस को शंट नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सिग्नल है वो इस रेजिस्टेंस से पास होगा, इसकी वजह इस सिग्नल इस रेजिस्टेंस के पास होगा तो क्या होगा, सिग्नल में वोल्टेज ड्रॉप होगी। इसका मतलब अपना आउटपुट वोल्टेज भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब देखो इसको मैं आपको डायग्राम में भी बता देता हूँ। देखो बाईपास कैपेसिटर की वैल्यू भी बहुत ही बाईपास कैपेसिटर की रिएक्टेंस की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई। इसका मतलब अब अपना सिग्नल यहाँ से पास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है, तो सिग्नल यहाँ से पास करेगा। और जैसे कि मैंने बताया, सिग्नल यहाँ से पास करेगा तो सिग्नल की वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि अपना सिग्नल कम हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट स्टेज में सिग्नल जाना है वो भी कम जाएगा। तो जो आउटपुट में सिग्नल मिलता है ओवरऑल अपन को, वो भी क्या मिलना है, कम मिलना है। इसलिए लो फ्रिक्वेंसी पे बाईपास कैपेसिटर की वैल्यू, लो फ्रिक्वेंसी पे बाईपास कैपेसिटर की रिएक्टेंस की वैल्यू हाई हो जाएगी। इसका मतलब ये इसको शंट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सारा जो सिग्नल है वो यहाँ से पास करेगा, और सिग्नल यहाँ से पास करेगा तो क्या होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, मतलब सिग्नल यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेज में सिग्नल जाना है वो कम जाएगा, तो आउटपुट पे भी अपन को सिग्नल क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। आप मेरी इतनी बात को समझ गए होंगे। अब देखो इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर की मदद से इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख रखी है, पहले मैं आपको ये भी पढ़ के बता देता हूँ। ड्यू टू दीज टू फैक्टर द वोल्टेज गेन एट फॉल एट लो फ्रिक्वेंसी। इन दोनों फैक्टर की वजह से जो वोल्टेज गेन है वो लो फ्रिक्वेंसी पे अपना फॉल कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है हाउ लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैन बी इम्प्रूव, जो अपन से अब क्वेश्चन में भी पूछा गया था। देखो एज वी सी वोल्टेज गेन रिड्यूस एट लो फ्रिक्वेंसी। अपन ने देखा कि वोल्टेज गेन जो है वो लो फ्रिक्वेंसी पे रिड्यूस करता है। क्यों करता है लो फ्रिक्वेंसी पे रिड्यूस? क्योंकि जैसे कि अपन ने देखा हाई रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा हाई थी, और बाईपास कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा हाई थी लो फ्रिक्वेंसी पे, ये भी देखा था। अब देखो आप यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर की दिस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है लो फ्रिक्वेंसी के रिस्पॉन्स को। तो देखो कपलिंग कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला होगा 2πfc। 2π तो कॉमन है, f और c पे डिपेंड कर रही है। देखो फ्रिक्वेंसी के कम होने की वजह से, लो फ्रिक्वेंसी के होने की वजह से रिएक्टेंस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो अपन क्या करते हैं, इस लो फ्रिक्वेंसी के जो इफेक्ट है, मतलब ये जो लो फ्रिक्वेंसी के होने से जो रिएक्टेंस बढ़ रही है कपलिंग कैपेसिटर की, उसको नलीफाई करने के लिए बराबर में अपन क्या करें, जो कपलिंग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करते हैं। तो देखो इसके डिक्रीज को इसका इंक्रीज नलीफाई कर देगा। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, तो देखो फ्रीक्वेंसी की वजह से कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है, तो कपलिंग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करो तो जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब अपन ने इसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। तो अपन यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज करके अपन इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे ही देखो बाईपास कैपेसिटर में है, फ्रीक्वेंसी की वजह से बाईपास कैपेसिटर की रिएक्टेंस बढ़ रही थी। अब अपन ने क्या करा, बाईपास कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो देखो रिएक्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, रिएक्टेंस रिड्यूस हो गई, मतलब इसने इंक्रीज करा जो वैल्यू में बाईपास कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू में जो इंक्रीज करा, उसने फ्रीक्वेंसी के रिड्यूस होने को नलीफाई कर दिया, और जो अपनी ओवरऑल रिएक्टेंस है वो कम हो गई, ठीक है, ओवरऑल रिएक्टेंस अपनी कम हो गई। तो जो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था वो अपना इंप्रूव कर गया। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर। इन दोनों की वैल्यू को अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो अपना लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब इंप्रूव हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट होगा,
बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बाईपास कैपेसिटर एंड कपलिंग कैपेसिटर। तो ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। थैंक यू।